हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जितने भी फिजिक्स के प्रश्न आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले 17 अगस्त के जो तीनों शिफ्ट हुए थे उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये पहला शिफ्ट है 9 से 10:30 वाला 17 तारीख का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। पहला दिया है धारावाही परिनालिका, आपको पता होगा सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहा है जिसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है। इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग मृदुल लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। इसके भीतर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसका उपयोग नरम लोहे, जिसे हम सॉफ्ट आयरन को कहते हैं, को चुंबकित कर विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक युवक की भांति कार्य, ये चुंबक है न कि युवक है, चुंबक की भांति कार्य करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये एक चुंबक की तरह काम करता है। क्यों? चुंबक का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसमें भी एक सिरा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होती हैं, गलत है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त नहीं होती हैं। क्षेत्र रेखाएं इसमें ऐसे निकल के ऐसे बनती हैं। आप इमेज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। इसके जो केंद्र है, ये केंद्र वाला हिस्सा है, इसमें रेखाएं पैरेलल होती हैं और बाहर ऐसे जाके मुड़ जाती हैं बहुत बड़े बड़े सर्कल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक और बड़ा। तो बिल्कुल ये सही है, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक और छोटा ये भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आभासी और बड़ा और आभासी और छोटा नहीं प्राप्त किए जा सकते। क्यों? केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर उतारे जा सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं दिखते। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़े, जैसे कि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में, या छोटे जैसे कि दूर की वस्तु का फोकस पर बनना, दोनों हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित के बीच बनने वाले कोण का मान क्या होगा। आप ध्यान से समझिए प्रश्न को। प्रश्न में हमें दिया है अवतल दर्पण है, तो पहले अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये इधर से हम कलई कर देते हैं इसको, ये इसका हिस्सा धंसा हुआ होता है, याद रखने के लिए आप समझ लीजिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशीय बिंदु हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो बोल रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, यानी यहाँ से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होके जो आएगी उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई रेखा वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वैसे ही जाती है और वैसे ही वापस लौट आती है। यानी कि ये है आपतित किरण और यही है परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो दर्पण की सतह पर लंबवत गिरती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तन के नियम अनुसार क्या होगा, इंसिडेंट यानी I बराबर A रिफ्लेक्टिव। यदि किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट आती है। इसीलिए आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट को खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस, यानी उच्च प्रतिरोधकता। क्यों? क्योंकि जूल का नियम आपने पढ़ा होगा कि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। यहाँ पे I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। तो ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी H बराबर क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, यानी सीधा समानुपाती होगा R के। R क्या है,
हमारा प्रतिरोध है। यानी कि फिलामेंट को बहुत पतला और लंबा बनाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध बढ़ सके और वो अधिक ऊष्मा पैदा कर सके। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं हाई रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही है। इसे आप समझने के लिए क्या करें, गोलीय दर्पण मान लेते हैं, हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। कोई भी गोलीय दर्पण का मतलब या तो अवतल या तो उत्तल दर्पण। हमने इसे इधर से कलई कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव होगा, ये होगा वक्रता केंद्र और ये हमारा होगा फोकस। तो अब देखिए मुख्य जो फोकस है, ये अब पहला लाइन बोला है यह दर्पण पर अभिलंब होता है। तो हाँ, ये 90 डिग्री का कोण, अगर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आप डालें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहला लाइन सही हो गया। दूसरा है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, गलत है। मुख्य अक्ष पर आपतन बिंदु क्यों स्थित होगा? कभी कभी आपतन बिंदु मतलब बाहर, आपतन बिंदु कहीं पर स्थित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर ही होगा। तीसरा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो बिल्कुल ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस रहेगा, तो ये सही हो गया। तो पहला और तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम का नियम आप सबको पता होगा, V क्या होता है, IR होता है। तो ओम के नियम अनुसार यदि भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहें तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पे R एक हमारा क्या है, स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V = IR हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु तो चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, गलत है। अब देखिए क्यों ऐसा है कि पहला देखिए, फ्यूज तार टीन और लेड की मिश्र धातु से बनता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। हमें मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों रखना है, गलनांक निम्न क्यों रखना है? क्योंकि जैसे ही उसमें हाई वोल्टेज अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तार पिघल जाएगा और विद्युत पथ का संपर्क टूट जाएगा। इसीलिए हम इसे हमेशा निम्न गलनांक का रखते हैं, ना कि उच्च गलनांक का। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा 7 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसे। इसे हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। धुएं के कण प्रकाश को फैला देते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो छोटे छोटे धूल के और धुएं के कण होते हैं, जब यहाँ से फोटोन यानी कि प्रकाश आता है, इस पर टकराता है तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, जिससे ये हमें विजुअल होता है कि प्रकाश इस दिशा से आ रही है, उनकी रेखा विजुअल हो जाती है। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? यदि आपने विद्युत मोटर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें एक होता होगा विभक्त वलय, जिसे हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। विभक्त वलय एक कम्यूटेटर की तरह कार्य करता है जो हर आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदल देता है ताकि मोटर एक ही दिशा में घूमता रहे। तो ये विभक्त वलय का काम है, इसलिए ये हर बार धारा की दिशा को उलट देता है। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा शिफ्ट जो 12:45 से 2:15 के बीच हुआ था। पहला प्रश्न है इसका, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρ L/A। जहाँ पे क्षेत्रफल है, L लंबाई है और ρ प्रतिरोधकता है। ये बोल रहा है कि आप इसमें देखेंगे अगर हमारा क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता के बारे में प्रश्न में कुछ नहीं बोला है, यानी ये कांस्टेंट है, अचर है। तो R को हम लिख सकते हैं सीधा समानुपाती है L यानी लंबाई के, यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती है, समानुपाती है। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काट दिया गया है, यानी R को
जो आर का जो लेंथ एल था, सपोज ये हमारा आर था, इसको काट के हमने 2 भाग में कर दिया है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो भी L/2 हो जाएगा। अगर ये L/2 है तो हमारा आर क्या होगा, R/2 हो जाएगा। तो आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही ये चालक है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल जब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करते हैं, यहाँ पे हमें बताया, खाली स्थान में भरना। तो इसका आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है उसके अनुसार आपको पता होगा जो अंगूठा है, अंगूठा किसको निरूपित करता है, बल या गति की दिशा को निरूपित करता है। उसी तरह हमारा तर्जनी यानी 4 फिंगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, और हमारे मध्य उंगली मध्यमा जिसे हम मिडिल फिंगर बोलते हैं वह विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो अगर आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा, ये हमारा तर्जनी हो गया, ये मध्य उंगली होगी और ये हमारा अंगूठा, ठीक है। तो ये जो अंगूठा है ये बल दिखाएगा ऊपर की तरफ, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली विद्युत धारा की तरफ। तो हमें पूछ रहा है कि अनुसार अंगूठा और तर्जनी, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, बल दिखाएगा, और तर्जनी क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होगी। तो एक गोलीय दर्पण मान लेते हैं, वो हमारा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया ध्रुव पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये वक्रता केंद्र। ये बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी f के पद में हमें बताना है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो आपने पढ़ा होगा कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को हम r से इंडिकेट किया है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया r, और ये वाला लेंथ हमें दिया है क्वेश्चन में f। तो r बराबर क्या होता है, 2f। तो आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण जिसके द्वारा दर्शाया गया है उसे हमें बताना है। तो आपतित किरण कौन है, जो इधर से जा रही है, यानी AB हमारी क्या है, आपतित किरण है, और निर्गत किरण कौन है, CD है। तो AB और CD हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस स्लाइड में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं, और हिंदी में इसी को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस हमारा ऐसा होता है, यदि आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हो गया हमारा प्रकाशीय बिंदु P जिसे हम दर्पण में ध्रुव बोलते हैं, ये फोकस और ये कर्वेचर। हमें नहीं पता है कि इनका मान क्या है, बस ये बोला है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसे फिलहाल मिटा देते हैं। तो वस्तु की दूरी जिसे हम U से दिखाते हैं, ये कितना दिया है हमें, 25 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि इसका इमेज जो है वो कहीं दूर यहाँ बन रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी V बराबर हमें क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। V क्या है, वास्तव जो उसका इमेज बना है, प्रतिबिंब की दूरी है। हमें पता है आवर्धन बराबर क्या होता है लेंस में, V/U होता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि इस तरफ जो दूरी मापी जाती है वो नेगेटिव होगी, यानी U बराबर क्या होगा, -25 होगा, और इस तरफ की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, V बराबर क्या होगा, 30 होगा। अब आप कहेंगे कि जो इमेज बना है आपको कैसे पता इधर ही बना है, तो आप याद रखें ये बोला है वास्तविक और उल्टा। तो जब भी वास्तविक इमेज बनेगा वो दूसरी ओर ही बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा, ठीक है। अब रखते हैं V का मान हमें दिया है 30, U का मान दिया है हमें -25, 50, 5 6 के 30, तो M बराबर क्या होगा, -6/5। माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज हमारा क्या बना है, उल्टा बना है, जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
2, 5 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में कितनी होगी। सेम प्रश्न अभी जो किया था हमने, क्या होता है, हमें r बराबर 2f होता है, हमें f निकालना है r के पद में, तो r बाई क्या होगा 2 होगा, तो आंसर 3। 7वां क्वेश्चन दिया है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात करना है, यानी इसके बीच हमें कितना वोल्टेज होगा ये निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इसके बीच से करंट कितना जा रहा है। तो करंट निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट यानी कि हमारा प्रतिरोध निकालना होगा। 4 + 6 बराबर कितना होगा 10 ओम। तो V इक्वल टू क्या होता है IR। हमें I निकालने के लिए क्या करेंगे, V हमें दिया है 5 वोल्ट, ठीक है, और R हमें दिया है कितना 10, तो I बराबर कितना हो गया 1/2 एम्पियर हमारा करंट हो गया। तो इसके बीच का हमें वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। मान लेते हैं इसके बीच का वोल्टेज V1 है, तो V1 बराबर IR। I हमें दिया है 1/2, R हमें मिला है 4, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो 2 दूनी के 4 यानी कि 2 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा 7 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2, R3 के बीच सही संबंध को दर्शाता है, हमें इसमें से चुनना है। तो आप देखिए, जब भी इस तरीके का ग्राफ दे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एंगल देखिए। R2 का एंगल मान लीजिए क्या है θ2 है, R1 का एंगल मान लीजिए θ1 है, और R3 का एंगल कोण कितना है θ3 है। तो आप देख सकते हैं कि θ2 बड़ा है θ1 से, θ1 बड़ा है θ3 से। θ2 और तीनों तरफ अगर आप tan लेंगे तो ये tan θ2 हो जाएगा, ये tan θ1 हो जाएगा, और ये tan θ3 हो जाएगा। और आपको पता है कि VI ग्राफ में tan θ बराबर क्या होगा, tan θ बराबर होता है dV/DI, जहाँ पे V वोल्टेज है और I करंट है। और V इक्वल टू IR आपको फॉर्मूला पता ही होगा, तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे V/I, यानी कि R बराबर हम dV/DI भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा कैलकुलस पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो θ2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, θ1 की जगह पे हम R1 लिख सकते हैं, और θ3 की जगह पे हम R3 लिख सकते हैं। यानी R2 बड़ा होगा R1 से, R1 बड़ा होगा R3 से, तो ये ऑप्शन 2 में है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। पहला है मृदु लौहकोर, तो हाँ ये इसका भाग है। दूसरा कुंडली, ये भी भाग है। तीसरा चुंबक, नहीं ये चुंबक इसमें नहीं होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे शिफ्ट का, जो 5 से 6:30 के बीच हुआ था। पहला प्रश्न है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो ये तो आप सबको पता होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जब पानी के अणुओं से टकराता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपको एक ट्रिक पता होगा, विब ग्योर, यहाँ पे क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रम दिया गया है ये बढ़ता हुआ क्रम है तरंग दैर्घ्य का, यानी कि लैम्डा क्या कर रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। इसलिए आर कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। तो चूंकि पानी हमें रंग नीले के बारे में पूछ रहा है, तो कारण क्या होगा, बी का तरंग दैर्घ्य, ब्लू का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसके वजह से जो लाइट है उसका प्रकीर्णन हो जाता है और हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संभव हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। ये कहाँ पर होती हैं, ये हमने अभी अभी पढ़ा था, जो सोलिनॉइड है इसके भीतर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त हो सकती हैं, बिल्कुल ये भी हो सकता है। क्यों, कैसे, एक वायर लीजिए जिसमें करंट जा रहा हो, तो इसके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय बल होगा, उसकी रेखाएं ऐसे होती हैं, यानी कि ये सकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं। तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो ये गलत है, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है।
तो आंसर क्या होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाइयाँ समान हैं, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुने के बराबर है तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप दो चीज़ें यहाँ पे देखिए, जो दोनों तार दिया गया है वो दोनों एक ही पदार्थ से बने हैं, यानी कि पदार्थ का मतलब रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता क्या है, दोनों के लिए सेम होगी। उनका लंबाई भी समान है, यानी एल क्या है, दोनों के लिए सेम है, लेकिन उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। यहाँ पे दिया है कि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुना है, यानी आर ए बराबर 16 आर बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता होगा, आर ए बराबर क्या होगा, रो एल बाई एरिया ऑफ ए। उसी तरह आर बी बराबर क्या होगा, रो एल बाई एरिया ऑफ बी। ठीक है, ए और बी क्या है, क्षेत्रफल है उनका। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को इसमें रख देते हैं। आर रो और एल हमने बता दिया क्यों समान है, क्योंकि ये प्रश्न में ही ऐसा दिया हुआ है। तो रो एल बाई एरिया ऑफ ए, रो एल बाई एरिया ऑफ बी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ध्यान देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई एरिया ऑफ ए बराबर 16 बाई एरिया ऑफ बी। हमें निकालना क्या है, ए और बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि 16 को हम इधर ला देंगे और इसको यहाँ लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 16 बराबर एरिया ऑफ ए बाई एरिया ऑफ बी। तो 1 अनुपात 16 हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। जब भी प्रेरित धारा से संबंधित हमें फ्लेमिंग का नियम पूछे तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल यूज होता है। प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, जबकि चुंबकीय बल के लिए बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का, और जब चुंबकीय बल का दिशा पूछता है तो हम लिखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस यानी सतह पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण किसके बराबर होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किरण अभिलंब पर ही आ रही है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। आपतित और अपवर्तित किरण दोनों एक ही रेखा पर होंगी, इसलिए कोण क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा। इसे समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया है। ये हमारा दो माध्यम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने हवा रखा है, बहुत सारे हवा है यहाँ पे, और ये पानी का टैंक है नीचे, यहाँ पे पानी है, यानी कि ये विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। ये हम बना लेते हैं अभिलंब, हमारा अभिलंब हो गया। अब कह रहा है कि प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश यानी इसी पे अनुपात गिरती है, तो ये सीधी की सीधी रेखा ये निकल जाएगी। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल जो होगा, दोनों चूंकि एक ही पर हैं तो 0 होगा। ऐसा नहीं समझना है कि 180 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। मान लीजिए अभिलंब पे ना अनुपातित होकर ऐसे आती, तो हमने पढ़ा है जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चूंकि अभिलंब के अनुदिश आ रही है तो मुड़ेगी ही नहीं, सीधा निकल जाएगी छेद करके आर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा तापमान। पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, आप सोचेंगे कि R = रो एल बाई ए होता है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, तो रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, RA बाई एल। तो क्या प्रतिरोधकता लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, यहाँ क्षेत्रफल दिया है, ये लंबाई दिया है और ये प्रतिरोध दिया है, तीनों दिया है, तो प्रतिरोधकता तो इस पर निर्भर कर रही है फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला जो है ये आंतरिक गुण है उस पदार्थ का, न कि किसी प्रतिरोध का। तो हमारा आंसर क्या होगा, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण तभी परिवर्तन होता है जब हम उसको तापमान देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिसके वजह से उनका प्रतिरोध या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तापमान होगा। तो ये याद रखना है, हमें इसके हिसाब से नहीं चलना है। ऑप्शन में ये तीनों दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? ये दर्पण के बारे में बात कर रहा है, ना कि लेंस के बारे में। तो ये नहीं सोचना है कोई बच्चा लेंस लेकर के कागज जला रहा है, ठीक है। तो सूर्य का प्रतिबिंब कागज पर जलने का मतलब क्या है कि रेखाएं अभिसरित हो रही हैं। अभिसरित कौन करता है, कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण करता है। अवतल दर्पण अगर बच्चे ने लिया है, मान लेते हैं, ठीक है। अब तो सूर्य के एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना है, तो सूर्य को हम मान लेते हैं अनंत पर है, तो उससे रेखाएं ऐसे आएंगी, यहाँ पे हमारा फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र, रेखाएं आएंगी और ये सब फोकस पे मिल जाएंगी। कोई भी रेखा आएगी ये फोकस पे मिल जाएगी, इधर से आएगी फोकस पे गिरेगी, यहाँ से आएगी तो ये भी फोकस पे गिरेगी, और यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु बनेगा जो कि प्रतिबिंब होगा सूर्य का। और चूंकि यहाँ पे हीट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पेपर जलने लगेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इस दर्पण के बारे में कि यह अवतल दर्पण होगा। यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बताया था कि इस तरफ हम जो दिशा मापते हैं वो नेगेटिव होती है और इस तरफ जो दूरी मापते हैं तो इधर धनात्मक होती है। चूँकि फोकस इधर है तो हमारा ये नेगेटिव होगा, तो ये बोल रहा है धनात्मक, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, यह एक अभिसारी दर्पण है। तो बिल्कुल, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ज करना, एक रेखाएं सब आकर के एक बिंदु पर मिलेंगी। और अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। ऐसे अगर रेखाएं निकले तो इसे हम बोलते हैं अपसारी, और जब एक बिंदु पर आकर सब मिले तो इसे बोलते हैं अभिसारी। तो हमारा आंसर ए और सी होगा, सतवा का ए, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें दिया है, एफ दिया है हमें 2 मीटर उत्तल दर्पण का, याद रखना है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण हमारा ऐसा होता है, इधर से हम कलई कर देते हैं। कलई का मतलब सिल्वर से लेपना या रंगना होता है। अब क्या है कि फोकस दूरी इसकी दर्पण की 2 मीटर है, तो फोकस इसका किधर होगा? उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस जो होता है इसके पीछे होगा। यहाँ पे फोकस मतलब जो रेडियस है इसका, वक्रता केंद्र का आधा होगा, फोकस यहाँ पे होगा। ये काल्पनिक बिंदु होगा। ये आगे होता तो हम बोल देते हैं कि काल्पनिक नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये भी जो एफ निकला है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? हमने अभी भी इसके बारे में बात किया था कि इधर का दूरी धनात्मक होता है और जो इधर दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक होता है। ऊपर जो दूरी मापते हैं वो धनात्मक होता है और नीचे दूरी जो मापते हैं वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे एफ हमें मिल गया +2 मीटर, ठीक है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर क्या होगा? 3 मीटर, जो कि इधर कहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर जब अगर हम कोई वस्तु रख देंगे तो ये नेगेटिव दूरी माना जाएगा, यानी कि -3 मीटर होगा, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है कि 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। हमें निकालना क्या है? उसका प्रतिबिंब, यानी कि हमें v निकालना है। तो 1/v बराबर क्या लिखेंगे? 1/f - 1/u। 1/f का मान 2 हो जाएगा, -1/u का मान -3 है, इसे लिखेंगे 1/2। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 1/3, इसे लिखेंगे 5/6। तो v बराबर हमें क्या मिलेगा? 6/5 हमें मिलेगा। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना होगा? जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.2 मीटर। चूँकि ये धनात्मक आया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेज बना है वो दर्पण के पीछे बना है। फोकस यहाँ पे है 2 मीटर पे, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं हमारा इमेज बना होगा। तो आंसर क्या होगा? दर्पण के पीछे 1.2 मीटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। आपको याद रखना है कि घरों या उद्योगों में जो बिजली के बिल के लिए यूनिट का उपयोग होता है उसे ही हम किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ देता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।